हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड विनका प्लांट्स के बारे में कि कितनी सारी उसकी वैरायटीज़ आती हैं। हमें बहुत पसंद आते हैं ये समर में फूल, बट सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि इसमें फंगस लग जाती है, डाईबैक की प्रॉब्लम हो जाती है और ये बहुत जल्दी मर जाते हैं, स्पेशली रेनी सीज़न में। तो रेनी सीज़न आने वाला है, उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी सही तरीके से केयर करें और इसे सही तरीके से लगाएं, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि ज़्यादातर गार्डनर्स जो हैं वो इग्नोर करते हैं और वही बेसिकली रीज़न बनता है आपके प्लांट्स के मरने का। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने कम पानी दिया था, ओवर वाटरिंग नहीं की है, सारे टिप्स फॉलो किए, बट फिर भी प्लांट्स मर जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम की वजह जो है वो आज मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इस वीडियो में। तो अगर आप आज की इस वीडियो के सारे टिप्स सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको विनका प्लांट के साथ फिर से कभी उनके मरने की प्रॉब्लम जो है वो कभी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा एंड वेलकम टू माई चैनल एक नई सुबह। विनका प्लांट समर सीज़न में ग्रो किया जाने वाला प्लांट है और उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं वो आती हैं। जनरली मार्च के महीने में हम इन प्लांट्स को लगाते हैं और अक्टूबर नवंबर तक ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। गर्मियों में फूलों की कमी आपके गार्डन में ना हो, इस बात का ध्यान विनका प्लांट्स ज़रूर रखते हैं, स्पेशली हाइब्रिड विनका प्लांट जो कि बहुत कम हाइट पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से भर के जो है वो फ्लावरिंग करते हैं। देसी विनका प्लांट में मोस्टली हमें तीन ही कलर्स देखने को मिलते हैं, एक डार्क पिंक कलर, लाइट पिंक कलर और एक वाइट कलर, है ना। और ये कहीं पे भी निकल आते हैं, आप कहीं पे भी इसके सीड्स देखेंगे, कहीं पे गिर रहे हैं, दीवारों की दरारों में भी अगर उसके बीज गिर जाते हैं ना तो वहाँ पे भी उसके जो है वो फ्लावर्स जो है वो प्लांट निकल आते हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये इतने घने नहीं होते, थोड़े लंबे लंबे से चले जाते हैं, काट छांट करते रहेंगे तो वो प्लांट जो है वो घने हो जाते हैं। बट हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है हाइब्रिड विनका के साथ, जो कि काफ़ी सेंसिटिव प्लांट्स हैं, बहुत जल्दी इनमें फंगस ग्रो हो जाती है और ज़्यादातर आप नोटिस करेंगे कि इसकी टिप्स से इसमें मरने की प्रॉब्लम जो है, डाईबैक की प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है। ऊपर से इसकी पत्तियाँ और स्टेम्स जो हैं वो गलनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या इनका रीज़न है और कैसे आप इस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। जब हम इन प्लांट्स को अपने घर में लेके आते हैं मार्च अप्रैल के महीने में जनरली ये लगाए जाते हैं। पूरे सीज़न में आप कभी भी नर्सरी से लेके इन प्लांट्स को लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। गर्मियों के सीज़न में ये प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं, बस सर्दियों में ये प्लांट जो हैं फ्लावरिंग नहीं करते हैं। बाकी ये परमानेंट प्लांट होते हैं। अगर आपके प्लांट मरते नहीं हैं, आप सही तरीके से केयर करते हो, तो ये एक परमानेंट प्लांट की तरह भी चलता है। इसकी पौध जो है वो 5 से 10 रुपए के बीच में आपको एक छोटा पौधा जो है वो इसका मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा पॉली बैग में लगा हुआ पौधा अगर लेके आते हैं तो 20 से 30 रुपए के बीच में जो है वो मिल जाता है। जनरली एवरेज 25 रुपये जो है वो इसका रेट होता है। बहुत ज़्यादा महंगा पौधा नहीं होता है ये। तो आप मल्टीपल प्लांट्स, मल्टीपल कलर्स में आप इसे अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो घर लाने के बाद बारी आती है इसे रिपोर्ट करने की। इसके साथ एक्लेमेटाइजेशन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप आते ही भी इसको रिपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। ये सेंसिटिव है फंगस को लेके और पानी को लेके। तो जब भी आपने इस पौधे को लगाना है, सबसे पहले उसका जो सॉइल मिक्सचर है वो प्रॉपर तैयार करना है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी कि समर प्लांट्स के लिए आप सॉइल मिक्सचर जो है वो कैसे तैयार करें। उस वीडियो को ज़रूर देखें और फॉलो करें। वो सॉइल मिक्सचर इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप खुद से सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इक्वल क्वांटिटी में गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और सैंड ले लीजिए और उसमें आप कोकोपीट मिलाना जो है वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसको कोकोपीट की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इसको नहीं चाहिए अपनी मिट्टी में। इनफैक्ट रेनी सीज़न में अगर कोकोपीट बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रखता है तो उस केस में इसमें प्रॉब्लम हो जाती है फंगस की, और ये फंगस की वजह से ही मरता है। बहुत तरीके से पानी इसे अफेक्ट करता है, तो वो सारे तरीके जो है वो आज की वीडियो में हम समझेंगे। एक इंग्रेडिएंट जो इसकी सॉइल को वेल ड्रेन बनाने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं वो है राइस हस्क। राइस का जो भूसा होता है उसे आप डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पानी रिटेन नहीं करता है और आपकी मिट्टी को जो है वो वेल ड्रेनिंग भी बनाता है। उससे मिट्टी जो है वो थोड़ी जल्दी ड्राई हो जाएगी और एक्सेस पानी जो है वो आपकी सॉइल की मिट्टी में नहीं रहेगा, जिससे इसमें ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। अब सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करने के बाद हमें इसके पोट साइज़ का ध्यान रखना है। करीब 8 से 10 इंच का जो पोट है वो इसके लिए काफ़ी रहता है। थोड़ा सा छोटा पोट होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं जाता, बट इसकी रूट काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश होती हैं। तो बिल्कुल छोटा या 6-7 इंच का पोट भी मत यूज़ कीजिए। करीब 8 से 10 इंच के बीच का पोट जो है वो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब आता है वो पॉइंट जो कि ज़्यादातर गार्डनर्स इग्नोर करते हैं। जब हम इसे लगाते हैं तो हम एज इट इज़ ही जैसे नर्सरी से लाया वैसे का वैसा ही इसे रिपोर्ट कर देते हैं, सेम मिट्टी के साथ, या अगर आपने पौध लाई है उसकी तो जो भी मिक्सचर उसमें नीचे लगा होता है उसके साथ ही हम इसको रिपोर्ट कर देते हैं। आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर नर्सरी वाले या जो भी गार्डनर्स हम सीड से प्लांट्स उगाते हैं, ज़्यादातर उसमें कोकोपीट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है और कोकोपीट बहुत ज़्यादा पानी जो है वो रिटेन करती है।
जब तक प्लांट छोटे पॉट में है, बहुत जल्दी उसमें बहुत ज़्यादा पानी जो है वो नहीं रह रहा, तब तक वो ठीक है, तब तक वो नर्सरीज़ में चल जाता है। और नर्सरी में प्लांट मिट्टी के पॉली बैग में जो है वो लगे होते हैं, उसमें पानी वैसे ही ज़्यादा देर तक टिकता ही नहीं है, मिट्टी पूरी तरह से गीली भी नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे उनको कोई इशू नहीं आता। बट जब हम अपने घर पे लाके प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद वो मरना शुरू हो जाता है। रेनी सीज़न में भी आप पानी से बचाते हैं, फिर भी वो मरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी रूट के पास जो एक बिल्कुल बंच जो लगा हुआ है वो प्योर कोकोपीट है, और वो इतना ज़्यादा पानी रिटेन करके रखती है कि आप बाकी की मिट्टी चाहे आपको सूखी दिख रही है, आप ऊपर की सूखी मिट्टी देख के पानी डाल रहे हैं, फिर भी उसमें वो पानी रहता है, और आप गीली सॉइल की जो रोटिंग की प्रॉब्लम है वो उसमें होनी शुरू हो जाती है। तो जब भी आप इसे रिपोर्ट करें, ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप इसकी सारी सॉइल और कोकोपीट को हटा के फिर इस प्लांट को लगाएं। अगर आप मल्टीपल प्लांट्स लगा रहे हैं तो किसी एक प्लांट की मिट्टी जो है वो हटा के देख लीजिए, अगर उसमें कोकोपीट है तो आपको सभी की जो कोकोपीट है वो हटानी पड़ेगी। अगर एक प्लांट में कोकोपीट नहीं लगी हुई है, सिर्फ सिंपल मिट्टी में प्लांट लगा हुआ है, तो आप उसे एज इट इज़ लगा सकते हैं, तब कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला। अगर आप पौध भी लगाते हैं, छोटी पौध लगाते हैं, तब भी उसकी कोकोपीट को सारी हटा के रिमूव करके फिर उस प्लांट को आप लगाइए, तो प्लांट थोड़ा सा टाइम लेगा स्टेबल होने में, रिपोर्टिंग शॉक से निकलने में, बट उसके बाद आपको ये बहुत लॉन्ग टर्म तक जो है वो बेनिफिट देगा। मैं जब भी हाइब्रिड विनका के प्लांट्स लगाती हूँ तो ऐसे ही लगाती हूँ, क्योंकि पहले जब मैं सीधे प्लांट्स लगा दिया करती थी, तब बहुत केयर करने के बाद भी, बहुत सारी केयर की वीडियोस देखने के बाद भी मेरे प्लांट्स मर जाया करते थे। तो तब मैंने नोटिस किया कि जब भी प्लांट लगा होता है तो कोकोपीट की वजह से ही वो मरता है। कोशिश कीजिए कि छोटा पौधा ही लेके उसे लगाया जाए, क्योंकि वो रिपोर्टिंग शॉक से जल्दी बाहर आ जाता है जब आप उसका कोकोपीट जो है वो हटाएंगे। बड़े पौधे की रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश हो चुकी होती हैं, स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं, उस टाइम पे अगर आप कोकोपीट और मिट्टी हटाने जाएंगे तो प्लांट बहुत लंबे टाइम तक शॉक में चला जाता है और रिवाइव होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि छोटा पौधा ही लाएं, जो मीडियम सा इतने साइज़ का प्लांट होता है उतने ही प्लांट को आप लेके उसकी कोकोपीट रिमूव करके फिर उसे लगाएं। और दूसरी चीज़ कि इसमें फंगस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है, तो कोई ना कोई सिस्टेमिक फंजीसाइड जो है वो इसमें ज़रूर ऐड करें। इसके सॉइल मिक्सचर में आप नीम खली भी ऐड कीजिए, वो भी इसे फंगस से बचाएगी। और दूसरा, इसमें एक साफ फंजीसाइड मैं मोस्टली जो रिकमेंड करती हूँ, वो सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों लेवल पे काम करता है, रूट्स पे भी और लीव्स पे भी, वो बेस्ट रहता है प्लांट्स के लिए। उसे भी आप 1 चम्मच जो है वो सॉइल मिक्सचर में ज़रूर ऐड कीजिए। और प्लांट की हमने पूरी सॉइल मिक्सचर अगर हटाया है तो वो रिपोर्टिंग शॉक में होगा, तो 2-3 दिन के लिए उसको शेड में ही रहने दीजिए, मतलब ब्राइट लाइट वाले एरिया में जहाँ पे, या फिर मॉर्निंग सनलाइट वाले एरिया में इसे रखिए, जहाँ पे इसको हल्की हल्की सी धूप जो है, हल्की हल्की सी रोशनी जो है वो ज़रूर मिलती रहे, और वहाँ पे ये अपनी रिपोर्टिंग शॉक से रिवाइव कर जाए। उसके बाद आप इसे फुल सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं। लगाने के टाइम पे सॉइल मिक्सचर आपने कैसा भी बनाया हो, पॉट का ड्रेनेज होल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ड्रेनेज होल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पानी को बाहर नहीं निकाल रहा है, दैट मीन्स आपका जो प्लांट है या उसकी जो सॉइल आपने कितनी भी अच्छी बनाई है उसको कोई बेनिफिट नहीं है, पानी से ये ज़रूर ख़राब हो जाएगा। तो जब भी इस प्लांट को लगाएं, इसके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए किसी भी हार्ड चीज़ का, हार्ड सरफेस का इस्तेमाल ना करें। मिट्टी के दबने से होल जो है वो ब्लॉक हो सकता है और आपका प्लांट ओवर वाटरिंग से मर सकता है। किसी भी नेट के पीस का या कपड़े के टुकड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जल्दी वो गलेगा नहीं, और जब तक गलेगा तब तक मिट्टी जो है वो सेट हो चुकी होगी, तो वो ड्रेनेज होल से बाहर नहीं आएगी। मैं जनरली इस ग्रीन नेट के पीस का यूज़ करती हूँ, ये बहुत जल्दी गलता भी नहीं है और एक्सेस वाटर जो है वो इसमें से बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है वाटरिंग। वाटरिंग हमेशा तभी करें जब ऊपर की 1 से 2 इंच जो इसकी सॉइल है वो ड्राई हो चुकी है। अगर आपको इसकी सॉइल थोड़ी सी भी गीली दिखती है तो उसमें वाटरिंग जो है वो मत कीजिए। प्लांट को पूरी धूप में रखिए। 6 से 7 घंटे की धूप जो गर्मियों की आती है वो उसके लिए बहुत अच्छी रहती है। अगर आप ऊपर से डाई बैक की प्रॉब्लम नोटिस कर रहे हैं कि ऊपर से इसकी पत्तियां थोड़ी थोड़ी सी काली हो रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो जल रही हैं, वो पानी से ही ख़राब हो रही हैं। तो फुल सनलाइट ही इसके लिए बेस्ट रहती है। और तीसरी चीज़ कि वाटरिंग करते वक्त जनरली गर्मियों में हम प्लांट के ऊपर पानी का जो शावर है वो दे देते हैं, बट पानी की शावर अगर आप वो जल्दी उसके ऊपर से ड्राई नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से भी डाई बैक की प्रॉब्लम आती है, पत्तियां उससे गलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके ऊपर कोशिश करें कि पानी का स्प्रे ज़्यादा ना करें। स्पेशली रेनी सीज़न में बहुत जल्दी बहुत ह्यूमिडिटी रहती है आसपास, तो ऊपर पानी जो है वो नहीं रहना चाहिए। और रेनी सीज़न में आपको इसे ओवर वाटरिंग से भी बचाना है। अगर बहुत दिनों तक लगातार बारिश हो रही है 3-4 दिन तक, तो उस केस में आपको इसे उठा के किसी छत वाली जगह पे रख लेना है, क्योंकि बारिशों में तो वैसे भी धूप नहीं लगेगी। तो छत के नीचे रखेंगे तो एटलीस्ट ये पानी से, ओवर वाटरिंग से बचा रहेगा। तो रेनी सीज़न में इसको सबसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। और उन्हीं दिनों में, रेनी सीज़न में ही फंगस के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी
मिट्टी वाला इन्वायरमेंट रहता है आसपास और ऐसे में फंगस जल्दी ग्रो होती है। तो उससे बचने के लिए आप इसके ऊपर फंजीसाइड का जो स्प्रे है वो कर सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम फंजीसाइड आप डाल के उसकी मिस्टिंग जो है वो ऊपर कर सकते हैं। और अगर आप उसे मिट्टी में देना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी के अंदर करीब आधा चम्मच जो है फंजीसाइड का डालिए, मिक्स कीजिए और आप इसकी सॉइल में दे सकते हैं। टाइम टू टाइम इसकी सॉइल की गुड़ाई करते रहिए ताकि मिट्टी के सरफेस के ऊपर सम टाइम जो फंगस ग्रो होती है वो वहाँ से हट जाए, और मिट्टी को मिक्स करते रहिए। और अगर आपने इस प्लांट को रिसेंटली लगाया है, इसी सीज़न में लगाया है, तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। करीब 1.5 से 2 महीने तक आपको इसे कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट जो आप मेरा देख रहे हैं, अभी मैंने इसको लगाया है इसी सीज़न में, मार्च के या अप्रैल के महीने में आई थिंक मैंने इसे लगाया था, और उस टाइम के बाद से मैंने इसे एक बार भी फर्टिलाइज़ जो है वो नहीं किया है। जनरली जो मैं सभी प्लांट्स में बायो एंजाइम वगैरह देती हूँ वही इसको दिया है, और कोई फ्लावरिंग के लिए या इसकी अच्छी लीव्स के लिए मैंने इसको कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिशन जो है वो नहीं दिया है। अगर आप इसे कोई फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं 2-3 महीने के बाद अच्छी फ्लावरिंग के लिए या इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, तो आप इसे कोई कॉम्पोस्ट टी बना के दे सकते हैं, या फिर आप इसमें बनाना पील का फर्टिलाइज़र जो है वो दे सकते हैं। बनाना पील का फर्टिलाइज़र, बट ऐसे ही पानी में बनाना डाल के वो पानी जो है वो इसे नहीं देना है, फंगस बहुत जल्दी पकड़ेगा ये। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ फर्टिलाइज़र्स की वीडियोस में बताया था कि किस तरह से आपको फर्टिलाइज़र्स बना के तैयार करने हैं, बायो एंजाइम कैसे बनाने हैं, बनाना पील के फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग प्लांट के लिए कैसे तैयार करने हैं। इन सब टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में वीडियो है, उन वीडियो को ज़रूर फॉलो करें और उसके बाद ही फर्टिलाइज़र तैयार करके आप अपने प्लांट्स को, और इस प्लांट को स्पेशली दें। जैसे ये प्लांट हो गया, रोज़ का प्लांट हो गया, हिबिस्कस के प्लांट हो गए, ये बहुत सेंसिटिव प्लांट है। इनके फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि फंगस जैसी चीज़ें जो हैं वो आप इनको बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस ना करें। इनमें वो बहुत जल्दी फैलती हैं और प्लांट के ऊपर बहुत जल्दी उनका इफेक्ट जो है वो दिखता है। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम के साथ उसके सोल्यूशन की। मान लीजिए अगर आपके प्लांट में डाईबैक की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, ऊपर से उसका कुछ पार्ट जो है वो सूखना शुरू हो गया है, नीचे की पत्तियाँ उसकी हरी हैं और ऊपर की पत्तियाँ जो हैं वो ड्राई हो रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, वो ऊपर से फंगस जो है वो ग्रो होनी शुरू हुई है, ऊपर का पार्ट जो है नीचे की 2 साफ हरी पत्तियों को इंक्लूड करते हुए वहाँ से आपको उसे कट कर देना है। कट करने से क्या होगा, जहाँ से फंगस नीचे की तरफ फैल रही थी वहीं से वो जो है वो ग्रो होनी बंद हो जाएगी और आपके प्लांट को आगे डाईबैक की प्रॉब्लम का जो सामना है वो नहीं करना पड़ेगा। कट करने के बाद दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि आप उसमें ओवर वाटरिंग का भी ध्यान रखें और प्लांट के ऊपर जो है वो वाटरिंग बिल्कुल ना करें। प्लांट की पत्तियों और फ्लावर के ऊपर जो है वो आपको वाटरिंग नहीं करनी है। बरसात के दिनों में ही आपको इसके डेड फ्लावर्स को भी साथ के साथ हटाना है। पानी पड़ने से ऊपर जो प्लांट के ऊपर फ्लावर जो हैं वो डेड हो चुके हैं, गीले हो चुके हैं, वो भी अगर पत्तियों के ऊपर पड़े रहते हैं उससे भी इसमें फंगस लगती है और ये पत्तियां गलनी शुरू हो जाएंगी। तो उन डेड फ्लावर्स को भी टाइम टू टाइम साथ के साथ रिमूव करते रहिए। इसको ग्रो करने के लिए एक तीसरा मेथड होता है इसको सीड से ग्रो करना। मार्केट से भी इसके सीड मिल जाते हैं और इसके ऊपर भी इसके सीड पॉट जो है वो इस तरह से बनते हैं, जैसे देसी विनका के बनते हैं वैसे हाइब्रिड विनका के ऊपर भी इसके सीड्स बनते हैं। बट कोशिश करें कि उसके सीड्स को पूरी तरह से पकने दीजिए, उसे ब्राउन होने दीजिए और फिर आप उसे ग्रो करेंगे तो वो सीड्स अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। आप नेक्स्ट सीजन के लिए भी इन सीड्स को सेव करके रख सकते हैं। ये प्लांट कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है, तो इसकी टिप कटिंग से एक्स्ट्रा फ्लावर्स रिमूव करके नीचे की कुछ पत्तियां हटा के आप इसे सैंड में लगाइए। मिट्टी में मत लगाइए, बहुत जल्दी फंगस पकड़ता है और मिट्टी में ज़रा सा भी फंगस इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो वहाँ से ये गलना शुरू हो जाएगी। आप सैंड को वॉश कर लीजिए अच्छे से ताकि उसमें मिट्टी ना रहे और किसी कप में, छोटे से कप में आप थोड़ी सी सैंड भर के उसमें इस कटिंग को लगाइए तो ये कटिंग बहुत अच्छे से चलती है। सैंड को आप कितना भी पानी दें, एक्सेस वाटर वो निकालती रहेगी, बट उसको मॉइस्ट रखना है। सो सैंड को पूरी तरह से ड्राई नहीं होने देना अगर आप इसे कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट केयर टिप्स विनका प्लांट के बारे में। आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया है। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है विनका प्लांट से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे डीएम करके आप मुझे अपनी क्वेरीज जो हैं वो कर सकते हैं। और दूसरे प्लांट रिलेटेड क्वेरीज भी आप मुझे कमेंट्स में और डीएम में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि सभी गार्डनर्स की हेल्प कर सकूँ और उनकी प्लांट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।